नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे क्लासेस शॉर्ट्स पर। दोस्तों, हमारी हिंदी की सीरीज चल रही थी जिसमें हम आपको दोस्तों 7 सेट करा चुके हैं। आज हमारा 8वां सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस सेट में पूरे 37 क्वेश्चन दे रखे हैं। आप हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने 37 में से दोस्तों कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों भी शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्या पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों? पद्मावत है वो रचना किसकी है ये बताना है हमें। तो दोस्तों पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत रचना है दोस्तों वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है। यानी कि और रचनाओं की बात करें दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी तो ये भक्त काल के निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा के कवि थे। यानी कि प्रेमाश्रय शाखा के कवि थे। निर्गुण 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 प्रेमाश्रय शाखा के कवि थे। ठीक है, प्रेमसी शाखा कवि थे। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें दोस्तों, जैसे इसकी जो पद्मावत की बात, जैसे अखरावट हो गई। इनकी कौन सी थी? अखरावट थी एक। तो कौन सी अखरावट थी? आखिरी कलाम थी दोस्तों। आखिरी कलाम, आखिरी कलाम थी। आखिरी कलाम। कहरनामा थी दोस्तों। कहरनामा चित्ररेखा, कहरनामा थी इनकी रचना। कहरनामा चित्ररेखा थी। कहरनामा चित्ररेखा। और कहनावत। और कौन सी थी दोस्तों? कहनावत। कहनावत थी इनकी ये रचनाएं थी। ठीक है। चलिए, दो बार हमने क्वेश्चन पूछा था पद्मावत किस रचना। तो पद्मावत किस रचना दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? हमें बताना है कि निर्गुण जो निर्गुण शब्द है दोस्तों उसमें कौन सी संधि है ये बताना दोस्तों। तो निर्गुण में कौन सी संधि दोस्तों? निर्गुण में है विसर्ग संधि। कौन सी संधि दोस्तों? विसर्ग संधि। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे हम निर्गुण का तो क्या बनेगा? ने विसर्ग प्लस के यहाँ पे गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ही संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरीके से इसका संधि विच्छेद करेंगे निर्गुण। ठीक है। यानी कि इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें विसर्ग संधि है। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, असीम शब्द का विलोम कौन सा हुआ? असीम का विलोम हमें बताना दोस्तों। तो असीम का विलोम होता है वो क्या होता है दोस्तों? असीम का विलोम होता है वो होता है क्या? ससीम। क्या होता है दोस्तों? ससीम होता है। असीम का विलोम क्या होता है दोस्तों? असीम का जो विलोम होता है वो होता है ससीम। ठीक है। और अमर का क्या होता है दोस्तों? अमर का जो विलोम होता है वो होता है अवनी। क्या होता है दोस्तों? अवनी होता है। अमर का क्या होता है? अवनी होता है। अमर का क्या होता है दोस्तों? अवनी होता है। और अवकाश का क्या होता है? अवकाश का होता है अनबकाश। क्या होता है दोस्तों? अनबकाश। आपको ध्यान रखना है, अनबकाश। और अवकाश का होता है दोस्तों अनबकाश। ठीक है। क्या होता है? अनबकाश होता है। और अनंत का क्या होता है दोस्तों? अनंत का होता है अंत होता है। अनंत का क्या होता है दोस्तों? वो अनंत का होता है अंत। ठीक है। अनंत का क्या होता है? अंत होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको अवकाश का ध्यान रखना है। जो अमर का क्या होता है? अमर का अवनी होता है। अवकाश का होता है अनवास। क्या करता होता है दोस्तों? अनबकाश होता है। अनबकाश होता है। ठीक है। और असीम का तो पता ही, असीम का क्या क्या होता है? ससीम होता है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा दे रखा है, निराधार शब्द का विलोम कौन सा? निराधार शब्द का दोस्तों जो विलोम है वो क्या बनेगा? निराधार का जो विलोम है दोस्तों वो क्या बनेगा? तो निराधार का जो विलोम होता है दोस्तों साधार होता है। क्या होता है? साधार। क्या होता है दोस्तों? साधार। या इसे आधार भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? साधार या आधार होता है। निराधार का जो विलोम होता है साधार या आधार होता है। ठीक है। क्या होता है? साधार या आधार होता है। यानी अन्य विकल्पों की बात कर लेते हैं। साक्षर का क्या होता है दोस्तों? साक्षर का होता है निर्जर। क्या होता है दोस्तों? साक्षर का होता है निर्जर। ठीक है। साक्षर क्या होता है? निर्जर होता है। ओके। साध्य का क्या होता है दोस्तों? साध्य का होता है असाध्य। साध्य का क्या होता है? साध्य का होता है असाध्य होता है। साध्य का क्या होता है? असाध्य होता है। साध्य का होता है असाध्य। ठीक है। साध्य का क्या होता है? असाध्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा इसमें क्या पूछा? हमें पूछा कि निराधार शब्द का विलोम शब्द कौन सा हो? तो निराधार शब्द का क्या होगा? साधार होगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? स्वागत शब्द में कौन सी संधि हमें बताना दोस्तों। स्वागत जो शब्द है हमारा उसमें कौन सी संधि है? स्वागत में कौन सी संधि है दोस्तों? स्वागत में कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये स्वागत में संधि होगी दोस्तों वो होगी हमारी ईड़ संधि। क्या होगी दोस्तों? स्वर ईड़ संधि। यानी सु प्लस आगत। क्या होता है? सु, इसका संधि विच्छेद करेंगे होता है सु प्लस के आगत। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात है, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी दोस्तों? वीर शब्द की जो भाववाचक संज्ञा क्या होगी? वीर शब्द की जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या होगी ये भी बताना है हमें दोस्तों।
दोस्तों यहाँ वीर शब्द की जो भाव संज्ञा बनेगी वो बनेगी वीरता। क्या बनेगी दोस्तों? वीरता बनेगी। क्या बनेगी? वीरता, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 7वां क्वेश्चन। 7वां देखा, हरड़े वाणी किसकी रचना है? जो हरड़े वाणी रचना है दोस्तों वो किसकी रचना है, ये बताना है हमें। जो हरड़े वाणी रचना है वो किसकी रचना है दोस्तों? हरड़े वाणी रचना है किसकी रचना है? तो हरड़े वाणी रचना है वो किसकी दोस्तों? दादू दयाल की है। किसकी है? दादू दयाल की। इसकी रचना दोस्तों, ये दादू दयाल की रचना है। ठीक है, ये भी कौन सी? ये भी प्रेमासी शाखा के कवि है दोस्तों। किसकी? भक्तकार की प्रेमासी शाखा के ज्ञाना से शाखा के कवि है दोस्तों ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात है। शेखर एक जीवनी किसी प्रथम उपन्यास है? शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है, ये हमें बताना है दोस्तों। किसका प्रथम उपन्यास है ये बताइए। शेखर एक जीवनी, तो ये किसका है दोस्तों? ये अज्ञे का है। किसका है ये उपन्यास? ये अज्ञे का उपन्यास है। किसका? अज्ञे का। ठीक है, शेखर एक जीवनी आपको ध्यान रखना है। शेखर एक जीवनी किसकी प्रथम उपन्यास है? तो हमें ध्यान रखना है ये अज्ञे का प्रथम उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन दिया है, इनमें से हिंदी की आर्य जननी किसे कहते हैं दोस्तों? इसे हिंदी की आर्य जननी कौन है दोस्तों? तो हिंदी की आर्य जननी क्या है दोस्तों? हिंदी की आर्य जननी संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा दोस्तों? हिंदी की आर्य जननी है वो संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। ठीक है, ये हमारी सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें 10वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? इनमें से कौन सी भाषा है जो द्रविड़ परिवार की भाषा, जो द्रविड़ परिवार की भाषा है, ये बताना है दोस्तों। तो कौन सी दोस्तों? कन्नड़। कौन सी दोस्तों? इसमें कन्नड़ भाषा ही कौन सी परिवार की? द्रविड़ परिवार की भाषा है। देखो आपको द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं को हम बताते हैं। जो मुख्य भाषाएं कौन कौन सी होती है दोस्तों? एक तो तमिल हो गई, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, तमिल होती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन दिया, इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? हमें बताना है इसमें कौन सा शब्द है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है? अमृतरंगिनी, पुष्पदी, त्रिपथगा या पुष्पंधवा बताइए, इसमें कौन सा शब्द है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं? तो दोस्तों पुष्पंधवा जी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची दोस्तों? ये पुष्पंधवा है वो कामदेव का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है मित्र? ये है कामदेव का पर्यायवाची है। किसका? कामदेव का। ठीक है, ये कामदेव का पर्यायवाची है, ना कि गंगा का। पुष्पंधवा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन, जिसे जीता ना जा सके के लिए बात करिए, एक शब्द कौन सा? जिसे जीता ना जा सके बताइए। जिसे जीता ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसे जीता ना जा सके वो जाएगा अजय। जिसे जीता ना जा सके क्या होता है? अजय होता है। जिसे जीता ना जा सके अजय होता है। ठीक है, जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिसका अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। अनंत क्या होता है? अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ना हो। जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, इसका अंत ना हो। ठीक है, ये क्या इसे कहते हैं? क्या कहते हैं इसे कहते हैं अनंत। और जो गाया जा सके उसे कहते हैं आगे। कैसे कैसे आगे की बात करें, यानी कि आगे का मतलब होता है जो गाया जा सके, जो गाया जा सके, ये क्या होता है? आगे होता है जी, जा सके, जो गाया जा सके। ठीक है, जो बहुत गहरा उसे कहते हैं अगाध। जो बहुत गहरा हो, ठीक है, उसे कहते हैं अगाध। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन 13वां क्या दे रखा है दोस्तों? तो क्वेश्चन 13वां दिया है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से हमें बताना है कौन सा शब्द दोस्तों शुद्ध है। कौन सा शब्द शुद्ध है ये बताना है, शुद्ध शब्द को बताना है। तो इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? घनिष्ठ। क्या दोस्तों? घनिष्ठ। अब एक बार जो भी शुद्ध शब्द पूछे जाते हैं, दोस्त शुद्ध या शुद्ध पूछे जाते हैं, उन्हें आप एक बार लेके जरूर प्रैक्टिस किया करें। जैसे हमारा घनिष्ठ को यहाँ पे लिख के देखोगे, एक बार जरूर देखो, तो ऐसा है कि जब भी आपको एग्जाम क्वेश्चन आएगा तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगे आप। ठीक है, जब भी आप लिखने बैठोगे तो आपको सही लिखोगे, वहाँ पर आप अपना आंसर सही लगा सकोगे। चलिए 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रखा है, तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है? तेरी मेरी उसकी बात के उपन्यास का रचनाकार कौन है दोस्तों? 14 का हमें बताना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों इसके रचनाकार है वो यशपाल हैं। कौन है दोस्तों? यशपाल हैं। दोस्तों इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो इनकी अन्य रचना जैसे दादा कामरेड हो गया, जैसे दादा कामरेड, देशद्रोही। कौन सी दोस्तों? देशद्रोही दिव्या,
देशद्रोही, दिव्या, पार्टी, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी इनकी रचना है। ठीक है, चलिए 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन है, आम के पत्ते किसकी रचना है दोस्तों? आम के पत्ते जो रचना है वो किसकी रचना है, ये हमें बताना। आम के पत्ते किसकी रचना है? तो दोस्तों किसकी रचना है? ये आम के जो पत्ते रचना है वो रामदरस मिश्र की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? ये रामदरस मिश्र की रचना है। ठीक है, इन्हें 2011 में व्यास सम्मान भी दिया गया था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अक्ल का दुश्मन होना। अक्ल का दुश्मन होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? अक्ल का दुश्मन होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इस मुहावरे का अर्थ होगा महामूर्ख होना। क्या होना दोस्तों? महामूर्ख होना। ठीक है, महामूर्ख होना। अब आपको बताना है हमें, हम आपको देना जैसे आँख का तारा होना, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देंगे। जैसे आँख का तारा होना, आँख का तारा, आँख का तारा होना, इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, क्या होगा? आँख का तारा होना, आँख का तारा। और एक और देखते हैं, जैसे दिन दिन गंवाना, यानी कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। दिन गंवाना, दिल बाग बाग होना, दिल बाग बाग होना, इन्हें क्या आप कमेंट बॉक्स में आंसर हमें देंगे, दिल बाग बाग होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आँख का तारा होना, दिन गंवाना, दिल बाग बाग होना, इन सभी के आप आंसर कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दोस्तों बताना है कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, बताइए। दंत नहीं है कौन सा दोस्तों? जो होगा टा, टावर किससे बोला जाता है दोस्तों? टावर बोला जाता है मूर्धा से। किससे बोला जाता है दोस्तों? मूर्धा से। वो जो बाकी ता था दा था, ये क्या है? तो ये दंती दोस्तों, ता था दा ना। ठीक है, तावर्ग में आते हैं, जो जितने भी तावर्ग में आते हैं वो सभी क्या होते हैं दोस्तों? वो दंती से बोले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? बताइए। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया दोस्तों? इसका हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 18 का किस पत्रिका में किया गया ये बताना दोस्तों। तो ये आनंद पत्रिका में किया गया है दोस्तों। किस पत्रिका में किया गया है? आनंद पत्रिका में ये किया गया है। ठीक है, ये रचना, ये जो आनंद पत्रिका थी किसकी थी? ये बद्री नारायण चौधरी ने की थी। किसकी थी दोस्तों? बद्री। इसके संपादक थे दोस्तों, वो कौन थे? इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी थे। कौन थे दोस्तों? बद्री नारायण चौधरी थे। बद्री नारायण चौधरी थे इसके जो संपादक थे। ठीक है, चौधरी। इसकी जो कब वो इसकी ईयर था वो था 1881 में, से संपादित किया गया था 1881 में। और जो स्थान था वो मिर्ज़ापुर था। कौन सा स्थान था दोस्तों? वो स्थान था मिर्ज़ापुर था। ठीक है, मिर्ज़ापुर। और सुदर्शन की बात करें दोस्तों, ये सुदर्शन जो पत्रिका थी, सुदर्शन जो पत्रिका थी, इसके संपादक थे दोस्तों, वो थे देवकी नंदन एवं माधव थे। और जिसका इस संपादन का वर्ष था वो 1900 में था। इसे काशी में संपादित किया गया था। ठीक है, और बात करें हम, अब बात करते हैं हम इसकी रचना हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप ये काफ़ी पूछी जाती है रचना हिंदी प्रदीप। इसके जो संपादक दोस्तों बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे इसके जो संपादक थे दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट थे। जो हिंदी प्रदीप पत्रिका इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। इसका संपादन किया दोस्तों 1881, वो 1877 ईस्वी में किया गया था। कब किया दोस्तों? 1817। ये इलाहाबाद प्रयागराज में किया गया था। 1870 में से प्रयागराज में इसका संपादन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 का 19वां क्वेश्चन, टवर किस प्रकार के व्यंजन है? तो अभी बताई था जो तो तुरंत ही कि मूर्धन व्यंजन है। कौन सा है? टवर मूर्धन व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। इसमें अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कौन सा है दोस्तों? अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कौन सा? ये बताना दोस्तों हमें कि अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कौन सा। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा दोहा। दोहा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दोहा। इसमें कितने चरण होते हैं दोस्तों? इस दोहे में होते हैं 4 चरण होते हैं दोस्तों। कितने चरण होते हैं? इस दोहा में होते हैं 4 चरण। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और उसमें पहले और तीसरे पद, जो पहला और तीसरा पद उसमें 4, उसमें 13 मात्रा होती हैं। कितनी मात्रा होती हैं दोस्तों? 13 मात्रा होती हैं। और जो दूसरा और जो चौथा चरण होता है दोस्तों, इसमें 11 मात्रा होती हैं। आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें 11 मात्राएं होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 21वां, स्थावर का विलोम क्या होगा दोस्तों? ये तो कम से कम 100 बार क्वेश्चन आ चुका है। हर बार मतलब हर एग्जाम में पूछा जाता है ये। और जितनी आपने पीछे सेट लगाए उन्हें सब में लगभग सभी में पूछा गया है। स्थावर किसका है? स्थावर जंगम का विलोम शब्द हो जाए। किसका हो जाए? अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये स्थावर। ये मतलब फ्री का नंबर मिलता है, ठीक है। स्थिर का विलोम क्या होता है दोस्तों? स्थिर का विलोम होता है अस्थिर या चंचल। इसका होता है अस्थिर। क्या होता है दोस्तों? अस्थिर होता है, अस्थिर। और स्थूल का क्या होता है दोस्तों? स्थूल का होता है सूक्ष्म। स्थूल का क्या होता है दोस्तों?
स्थूल का होता है सूक्ष्म, ठीक है। और जड़ का क्या होता है दोस्तों, जड़ का होता है चेतन। ये आपको ध्यान रखना, थोड़ा कन्फ्यूज आया ना। जड़ का होता है चेतन, जड़ का विलोम क्या होता है दोस्तों, चेतन होता है, ठीक है। चलिए 2122वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है? पक्षी खग बिहग परिंदा क्या होते हैं दोस्तों, खग बिहग परिंदा। खग बिहग परिंदा, शकुंद, खंडन, चिड़िया, पखेरु, नवचर आदि होते हैं। इनकी एक किसके पर्यायवाची है दोस्तों, ये पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा हमारा बिहग। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा हमारा बिहग। क्या हो जाएगा दोस्तों, बिहग। इसके और भी पर्यायवाची देख लो, जैसे आपका खग हो, पक्षी खग हो गया, बिहग तो हो ही गया, खग बिहग, परिंदा, पखेरु, परिंदा पखेरु, खग बिहग परिंदा पखेरु, शकुंत अखंडज, शकुंत शकुंत अखंडज, अखंडज, शकुंत अखंडज, चिड़िया, चिड़िया हो गई, चिड़िया तो पता ही है आपको, चिड़िया। नभचर हो गया, नभचर क्या चीज़ दोस्तों, नभचर, नभचर आदि। ये क्या होता है दोस्तों, ये सभी इसके किसको होते हैं, ये सभी पक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23वां। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? जो पुत्री का दोस्तों पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा होगा? तो ये पुत्री का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो होता है आत्मजा। क्या होता है दोस्तों, आत्मजा होता है। क्या होता है, यही अधिकतर यही ऑप्शन मिलता है आपको, अधिकतर पुत्री की पर्यायवाची देखो तो अधिकतर यही वाला हमें ऑप्शन मिलेगा कि आत्मजा, ठीक है। तो इसके अन्य पर्यायवाची शब्द भी देख लेते हैं, जैसे बेटी हो गया, तो आपको तो पता है बेटी होता है, ठीक है, बेटी हो गया। इसके अलावा आत्मजा, आत्मजा तो है ही, तनुजा हो गया, आत्मजा, तनुजा, दुहिता क्या चाहिए दोस्तों, दुहिता, आत्मजा, तनुजा, दुहिता, नंदिनी, क्या नंदिनी, नंदिनी हो गया। और भी सुता, तनया, सुता, तनया, ये सभी किसके होते हैं दोस्तों, ये सभी पुत्री के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे बेटी हो गया तनुज, दुदिता हो गया, दुहिता हो गया, दुहिता, नंदिनी हो गया, सुता हो गया, तनपा हो गया, ये सभी किसके होते, तनया हो गया, ये सभी किसके होते दोस्तों, ये सभी पुत्री के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 24वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में विवेकी का विलोम कौन सा होगा? विवेकी का जो विलोम है दोस्तों वो क्या होगा, हमें इसमें बताना है। विवेकी का जो विलोम है दोस्तों वो क्या होगा? तो विवेकी का विलोम होगा वो होगा अविवेकी की। क्या होगा दोस्तों, अविवेकी। तो विवेकी का विलोम होगा वो होगा अविवेकी। और मूड की बात करें, मूड का क्या होता है दोस्तों, मूड का जो विलोम होगा वो होगा ज्ञानी। क्या होगा दोस्तों, ज्ञानी होगा। विपन्न का क्या होगा दोस्तों, विपन्न का संपन्न होगा। तो विपन्न का दोस्तों निरोग होगा। क्या होगा दोस्तों, निरोग। विपन्न का होगा निरोग, न कि विपन्न का होगा निरोग, ठीक है। और विनम्र का क्या होगा, विनम्र का होगा अविनम्र या उद्दंड। इसका विनम्र का होगा अविनम्र या उद्दंड, ये आपको ध्यान है, अविनम्र या उद्दंड, अविनम्र या उद्दंड होगा। क्या होगा, उद्दंड होगा, ठीक है, अविनम्र या उद्दंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वां। तो क्वेश्चन नंबर 25वां दे रखा है, अत्युरिक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? अत्युरिक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? 25 की बात करते हैं, तो इसका उपसर्ग होगा अत्य। क्या होगा दोस्तों, अत्य उपसर्ग हो जाएगा। इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा अत्य उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वां। क्वेश्चन नंबर 26 में प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं, बताइए। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसे, संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संचारी भाव कहते हैं। तो संचारी भावों की जो कुल संख्या है दोस्तों वो कितनी है? संचारी भाव की कुल संख्या यानी भरत मुनि के अनुसार जो संचारी भावों की जो कुल संख्या है दोस्तों वो कितनी है? 33 है। कितनी है? कुल इनकी संख्या के दोस्तों कितनी? 33 है। जो भरत मुनि के अनुसार इनकी कुल संख्या है वो 33 है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27वां। क्वेश्चन नंबर 27 में गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त होगा दोस्तों, बताइए। गिरिधर में कौन सा समास होगा ये हमें बताना दोस्तों, यानी गिरिधर में कौन सा समास होगा ये बताना दोस्तों। गिरिधर में कौन सा समास होगा दोस्तों? गिरिधर में समास होगा वो होगा हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास हो, क्या होगा दोस्तों? बहुब्रीहि समास होगा। तो बहुब्रीहि समास में इसकी जो परिभाषा दोस्तों होती है वो क्या होती है? बहुब्रीहि समास की जो परिभाषा होती है इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी पद क्या होता है, प्रधान ना होता है, लेकिन क्या होता है इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। अन्य पद की प्रधानता और एक
ये अन्य पद की इसमें प्रधानता होती है। जैसे हम इसे गिरिधर का विग्रह करेंगे दोस्तों, तो इसका गिरिधर का विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ निकल के आएगा, यानी कि गिरी को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। जब इसका विग्रह करेंगे दोस्तों, गिरी को धारण करने वाला, एक नया अर्थ प्रकट होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक नया अर्थ प्रकट होता है। जैसे गिरिधर का होता है गिरी को धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला, गिर को धारण करने वाला, गिर को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण जी। अर्थात कौन, श्री कृष्ण जी, यानी तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है इसमें, क्या, श्री कृष्ण निकल के आ रहे हैं, श्री कृष्ण जी, ठीक है, अर्थात श्री कृष्ण जी। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है, यानी गिर को धारण करने वाला क्या, कौन सा समास है दोस्तों, इसमें बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। चलिए 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का नाम है। सन्मार्ग में जो प्रयुक्त संधि दोस्तों क्या होगी, इसमें सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि, तो दोस्तों सन्मार्ग में जो प्रयुक्त संधि होगी वो हमारी व्यंजन संधि। क्या होगी दोस्तों, वो होगी हमारी व्यंजन संधि। जब सन्मार्ग का हम संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों क्या हो जाता है, तो इसका होता है सत्य, इस तरीक़ा से सत्य और प्लस के मार्ग, क्या हो जाता है दोस्तों, सत्य प्लस के मार्ग, यानी कि सन्मार्ग। इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, सत्य प्लस के मार्ग, ये संधि विच्छेद हमारा होता है। तो इसमें कौन सी संधि दोस्तों, इसमें व्यंजन संधि है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29वां। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, इसमें इनमें से तत्सम शब्द हमें बताना दोस्तों, इसमें तत्सम शब्द है वो कौन सा है, बताइए। स्वर्ण होगा या इसमें स्वर्ण होगा या कुआ होगा, सूरज होगा, कपूत होगा, इसमें से दोस्तों कौन सा होगा, इसमें तत्सम शब्द होगा वो होगा हमारा क्या, स्वर्ण होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण हो जाएगा, ठीक है। और कुआ का तद्भव क्या होता है दोस्तों, कुआ का तत्सम क्या होता है, कुआ का तत्सम होता है वो होता है कूप होता है। क्या होता है दोस्तों, कूप होता है। कुआ का तत्सम क्या होता है दोस्तों, कुआ का जो तत्सम होता है वो होता है कूप होता है, ठीक है। और कपूत का तत्सम क्या होता है दोस्तों, कपूत का तत्सम होता है कुपुत्र होता है। क्या होता है, कुपुत्र होता है, कुपुत्र होता है, ठीक है, कुपुत्र होता है। क्या होता है, कुपुत्र। सूर्य का क्या होता है, सूरज का क्या होता है, सूरज का तत्सम होता है वो होता है सूर्य। क्या होता है, सूर्य होता है। क्या होता है दोस्तों, सूर्य होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 का 30वां क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द हमें शुद्ध बताना है। यानी इसमें कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा दोस्तों, इसमें यानी जो शब्द दे रखा है, यानी शब्द दे रखा है, ये हमारा शुद्ध होगा, यानी होगा, ठीक है। चलिए 31वां क्वेश्चन अब हमारा क्या दे रखा है, ये गद्यांश दे रखा है, इसमें छांट के हमें लिखना है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन, बेहतर के लिए हिंदी में कौन सा अर्थ होगा, बेहतर के लिए हिंदी में कौन सा अर्थ होगा ये बताना दोस्तों। बेहतर के लिए बताइए, बेहतर का क्या अर्थ हो सकता है, बताइए, सोचिए, बताइए बेहतर का क्या अर्थ हो। बेहतर यानी कि अच्छा, बेहतर क्या अर्थ होता है दोस्तों, बेहतर का अर्थ होता है अच्छा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32वां। दैनिक जीवन में किस स्तर पर दैनिक जीवन में किस स्तर पर कार्य करने वालों से हम मिलते हैं, बताइए। दैनिक जीवन में किस स्तर पर कार्य करने वालों से हम मिलते हैं। चलिए अब हम गद्यांश को देख लेते हैं, एक बार गद्यांश को देख लेते हैं, ठीक है। दैनिक जीवन में अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाले, दूध वाला, नगर निगम वाला, सफाई वाला, ये ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। दैनिक जीवन उच्च स्तर और निम्न स्तर, सबसे ही मिलते हैं उच्च स्तर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। यानी कि हम किससे मिलते हैं, हम उच्च स्तर के आदमी से मिलते हैं और निम्न स्तर के इंसान आदमी मनुष्य से मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा से हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33वां। क्वेश्चन नंबर 33वां दे रखा है, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा दोस्तों, तो वो है कर्मनिष्ठा की महिमा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मनिष्ठा की महिमा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा होगा। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए कौन सा एक शब्द हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी विपत्नीक, ठीक है, विपत्नीक होगा। क्या होगा, विपत्नीक होगा, ठीक है। और जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विधुर, यानी जिस पुरुष की जो पत्नी है दोस्तों वो मर गई हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे विधुर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विधुर कहते हैं, विधुर, ठीक है। और विरह में दुखी व्यक्ति, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, विरह में दुखी व्यक्ति होता है उसे कहते हैं वियोगी। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं
वियोगी कहते हैं, ठीक है, वियोगी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35वां। तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखा पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा। जो पलंग शब्द का दोस्तों तत्सम है वो क्या बनेगा, पलंग शब्द का तत्सम। तो दोस्तों पलंग शब्द का तत्सम बनेगा वो बनेगा पर्यक। क्या बनेगा दोस्तों, पर्यक 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 बनेगा, ठीक है। 35 के बाद 36 की बात करते हैं हम। 36 में जहाँ बिना कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, वहाँ पर होता है विभावना अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाए तो वहाँ होता है विभावना अलंकार। जैसे हम बात करें उदाहरण की इसकी, जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना पैर के चल रहा है, वो बिना कर्म के कार्य कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों, विभावना अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, विभावना अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37वां। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों, जहाँ किसी शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है वहाँ पे यमक अलंकार होता है। क्या कौन सा अलंकार दोस्तों, जहाँ किसी शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है वहाँ पे यमक अलंकार होता है। यानी कि काली यहाँ पे आ रहा है, काली घटा का घमंड घटा घटा, यहाँ पे भी घटा आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी घटा आ रहा है, ठीक है।